हेलो हेलो फ्रेंड्स, ज्ञानवाणी चैनल में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, हम शेखर एक जीवनी पढ़ रहे हैं। तो पहला भाग उत्थान है। शेखर एक जीवनी अज्ञे जी का है। तो 5-6 क्लासेज हो चुकी है, क्योंकि ज़्यादा ले नहीं पाते हैं, उपन्यास है और डिटेल से पढ़ रहे हैं, तो इसलिए मुख्य पॉइंट जैसे लाते तो एक ही क्लास में हो जाता, लेकिन मुख्य पॉइंट पूछा हुआ तो एग्ज़ाम में आजकल हर बार जितनी बार एग्ज़ाम देने जाइए तो चेंज पैटर्न आ रहा है, तो इसलिए पूरा ही टेक्स्ट पढ़ना ज़रूरी हो गया है। तो इसमें से देखते हैं कि कहाँ कहाँ है, तो कहाँ तक आ गए। तो शेखर एक जीवनी में प्रकृति, ये बीज और अंकुर, और उषा और ईश्वर, और बीज और अंकुर पढ़ चुके हैं। अब तीसरा भाग होगा, तो थोड़ा पीछे से लेते हैं। देखिए, शेखर चोरी करने लगा था और शेखर के लिए यह संभव नहीं था कि वह छुपा कर कोई काम करे। तो वो क्या टेस्ट करते थे, जैसे बचपन में रहता था ना, रहता है नहीं कि हर एक में कि बचपन में कोई सी आदतें होती है और उसको पता नहीं होता है। तो वो ये चोरी की लत, पहले तो किसी की बातें, जैसे गांधी जी का था, गांधी जी के बारे में सुना था और सहयोग आंदोलन में, तो उसमें कुछ आया था, तो वो उन्होंने कहीं सुना था कि एक गाल में कोई मारे तो एक गाल में मारे तो दूसरा गाल भी बढ़ा देना चाहिए। तो इस प्रकार वो ऐसा ही बोलने लगे थे। उसी प्रकार चोरी में भी उन्होंने ऐसा ही करके देखते थे कि हर चीज़ करके देखते थे कि देखते हैं इसमें क्या होता है। यहाँ तो कोई नहीं देख रहा है छुपा के, इसमें वो उन्होंने किताबें भी, पिताजी का किताबें भी रखा हुआ अलमारी से, किताब देखो किस शो में पढ़ कर देखा था, और किताबें भी पढ़ लिया था छुपा छुपा के। तो कौन कौन सी किताबें पढ़ी थी? मालिन की बेटी, दो जोरू का पति, बागदाद की बुढ़िया, 3.5 यार्ड, 7.5 खून, सुंदरी डाकू, बैताल 25 तोता मैना, सिंहासन, और 32 तिलिस्मी अंगूठी, मिस्र का जादू। 2-3 दिन करके शेखर ने सारी किताबें पढ़ डाली थी। हद्दी इतनी बेहूदी, वे शेखर का ही मिचला उठा, वह उठता, वहीं नहीं पढ़ा जाता। फिर इसलिए वे मना थी कि उन्हें पढ़कर शेखर बुरा काम कर रहा है। तो जैसे कि किताबें ये सब पढ़ता था और बुरा काम कुछ करने में आता था, तो बचपन में रहता है ना, कोई देखते हैं कि ये क्यों ऐसी आदत कहाँ से सीखा, तो वो किताबें पढ़ा होगा तो उसमें से बुरी आदतें सीख लिया। तो इस प्रकार से था। तो फिर मन ही मन माँ को संबोधन करके, मन ही मन माँ को संबोधन करता, और तुम बड़ा अच्छा, बड़ा भोला समझती हो ना, मैं बदमाश हूँ, बिगड़ा हूँ, और मैंने ये सब किताबें पढ़ डाली जो तुमने बचा कर रखी थी। तो शेखर चुगलखोर हो गया है। इस प्रकार से उसके वो भाई बहन छोटे होते हैं ना, जो कि आसपास के साथी भी, तो ये सब बातें बताते हैं। कभी कभी छोटे भाई की गलती हो जाती तो शेखर भागा हुआ माँ के पास जाता है। इस प्रकार ये सब है। शेखर भद्दी तुकबंदी करने लगा। अश्लील नहीं थी, अश्लील से शेखर की परिचय नहीं था, केवल भद्दी विभत्स थी वह किसी के सामने। तो ये है कि समाज में रहकर ही तो व्यक्ति, जैसे एक इंसान तो कोड़ा होता है जन्म से, और जिस परिवेश में वो आता है और अच्छी बुरी आदतें सीखते जाता है। तो वैसे ही शेखर भी अपने जीवन में जो भी उसके आसपास आता था वो सब सीखते जाते थे। इसका मूल भाव यही है। लेकिन लाइनों में क्या, लाइन से क्वेश्चन आते हैं, AR में भी बन जाते हैं, तो इसलिए हम डिटेल से देख रहे हैं। मोटे तौर पे तो शेखर एक जीवनी है, जिस प्रकार इसका शीर्षक है उसी प्रकार उनके जीवनी के बारे में, जीवन से लेके जब से जन्म हुआ है, और इसको 4 भागों में बांटा गया है पूरे जीवन को। ऐसे तो 8 भाग हैं, तो फर्स्ट में उत्थान में 4 भाग हैं, तो अपन दो भाग पढ़ लिए हैं, तो यहाँ तक है 2 भाग, दूसरा भाग तो यहाँ पर देख लिया है। फिर आगे देखते हैं। इसमें कुछ परीक्षा उपयोगी, एग्जाम के उपयोगी कुछ ऐसा दिखा नहीं। वही है कि जो उनका दिनचर्या रोज बीतता था, जैसे जिससे बातें करते थे, वही सब है। तो यहाँ तक देख लिया है। उसके हाथ सरस्वती का हाथ था,
ये है। शेखर देखता है कि पानी के मध्य में प्रवाह किसी का प्रभावित होता हुआ पतले से नाले में अकेला फूला खड़ा है और लिपटी हुई सी एक बड़ी सफ़ेद पत्ती जैसे बगीचे में एक तपे सोने से वर्ण की ठंडी है। और देखते देखते एक दिव्य शांति ऊपर से छा गया। तो इस प्रकार है। तो इसमें कुछ ऐसा है नहीं। तो फिर आगे का देखते हैं, प्रकृति और पुरुष। देखिए, प्रकृति और पुरुष है तीसरा भाग, तीसरा खंड है। तृतीय 3 खंड मतलब 8 खंडों में है शेखर एक जीवनी। तो ये तीसरा खंड है, प्रकृति और पुरुष। तो प्रकृति और पुरुष के बारे में देखते हैं। शेखर और सरस्वती थी, वहाँ कहीं कोई नहीं था। जिसे हम संसार कहते हैं उसका अस्तित्व मिट गया था। होने को बहुत कुछ था, वह अविर्ण अवर्णनीय वातावरण था जो सब कुछ उत्पन्न होता। बाद में होता था। और जब शेखर सरस्वती को अकेला पाकर उससे निर्बाध बातचीत करने लगा, वह आनंद था जो बात का उत्तर ना पाकर भी केवल यही जानने में था कि सरस्वती ने उसकी बात सुन ली। वह विस्मय था कि सरस्वती के पास क्या और कितना कुछ सोचने को है, यह वह शेखर को नहीं कह सकता। तो वह सरस्वती को कुछ कहना चाहता था। पता था कि रसोई में कुछ काम में लगी या छोटी बहन के जिसका नाम कमला रखा गया था और लत्ते धो रही होगी, मतलब लत्ते कपड़े को उस समय कहा जाता था, या यूं ही सिलाई कढ़ाई में आसपास बैठी होगी। शेखर लगता था। अभी देखिए, ये प्रकृति और पुरुष में क्या शुरू का है, लाइन शुरू का है, तो शुरू से तो पूछा ही जाएगा क्योंकि एग्जामिनर का नज़र पड़ जाएगा खंड में। तो यहाँ शेखर और सरस्वती मिलती है और ये कमला आई है, तो ये ध्यान रखना है। और सहानुभूति है, उसका पूंजीभूत रूप सरस्वती है। उसी प्रकार अवांछित और प्रिय समझने वाला और कठोर है। उसका साकार रूप घनीभूत विघ्न उसकी माँ है। प्रत्येक काम में जब भंग होता है तब खोज कर शेखर पाता था कि उसकी जड़ में कहीं पर माँ है। और सरस्वती को रसोई में लगाती वह कमला के लत्ते धुलाती और वहीं कढ़ाई करने लगती। शेखर को समझ आता क्यों लड़कियों को वे सब काम सीखने चाहिए, नहीं तो उनकी कदर नहीं होती। जब सरस्वती शेखर के पास जाती है तब वहीं से बुला लेती शेखर के जानबूझकर, क्योंकि वह कई बार शेखर को चिड़चिड़े स्वर में कहती, क्या हर समय सरस्वती को बगल में छिपा रहता है? सरस्वती की बगल में छिपा रहता है। भाइयों के साथ बैठ तो पिता की शिकायत के स्वर में कहते थे। और कोई आदमी है, इस तो लड़की को बनना है, सुथन पहनकर बैठा करे। तो ये जैसे कि हम बचपन में बैठते हैं ना, किसी का कहीं जिज्ञासा रहता है कहीं किसी का, तो ये सरस्वती शादीशुदा थी तो उसके पास जाकर ये बैठते। तो फिर पिताजी देखते तो बोलते ये इसको लड़की बनना है, तो इसको सुथन पहना के बैठा करे। ये भाई चिढ़ाते हैं बहन जी की दुम। लेकिन सरस्वती ने कभी उससे कुछ नहीं कहा। जब कोई चिढ़ाते हैं तब वह मुस्कुरा भी देता। कभी कभी जोर से कहता, देख मुझे सब चिढ़ाते हैं। तो इस प्रकार है। तो इसमें पात्र देखा, एक तो शशि तो मेन पात्र है, लेकिन ये शुरू में ही सरस्वती आई है। तो तब शेखर के प्राण मुंह से आ जाते। कहीं बहन की उसकी मजाक करते हुए ना देख ले, कहीं उसकी संकेत भर भी ना देख ले। तो यह हाँ, सरस्वती के प्रति शेखर का व्यापक कृतज्ञता है। शेखर मस्तिष्क है और मूर्ति पूजक है और सरस्वती ही वह उपास्य भूमि है। तो ये मुख्य पॉइंट है। देखिए यहाँ पर पढ़ा तो आया, यह है कि सरस्वती मस्तिष्क है और मूर्ति पूजक है और सरस्वती ही उपास्य मूर्ति है। तो ये वक्तव्य आ जाएगा।
और AR के कथन में भी आ जाएगा और मिलान में भी आ सकता है, कहीं भी। और पांच ऑप्शन में भी आता है कि कौन सही है कौन गलत है। तो ये भी होगा कि 5 ऑप्शन में ऐसे आएगा कि ABCDED, कौन सा सही होगा कौन गलत होगा। तो ऐसे लाइन से आ रहे हैं अभी क्वेश्चन बदलते हुए पैटर्न में, तो डिटेल से पढ़ना आवश्यक है। उपासना जब हद तक पहुँचती है तब उपास्य ठीक उतना ही मानवीय होता है जितना उपासक, बल्कि उपासक के लिए तो वह उसी का एक प्रक्षेपण मात्र रह जाता है। तो यह इम्पोर्टेंट है ये लाइन। वो 5 वाले ऑप्शन में आ सकते हैं, AR के कथन में आ सकते हैं। घटना बस उसके सामने हो गया हो और इस सामने होने से आने जैसे कुछ अस्पृश्य हो गया हो, जैसे शीशे में अपना प्रतिबिंब, पर साथ ही विस्तीर्ण और आबाद भी हो गया हो। वैसा ही सरस्वती। शेखर को कभी लगता ही नहीं था कि वह भिन्न है, कि उसकी अनुभूतियाँ भिन्न है। उसे भूख लगती तो क्या कहता, बहन रोटी खाओगी? और अब वह सोने जाता तो कहता, बहन तुम्हें नींद लगी? पर सरस्वती की ओर से वह एक क्या सम्मिश्रण इतना अत्यंतिक और नहीं रहा। जब तक वह आजकल जाने क्यों चिंतित रहती थी, जाने क्या क्या मन में फेरती रहती। शेखर पूछा था, सुझलता झुलझुलाता था, लेकिन देवता का झुलझुलाहट कितनी देर। वह फिर सोचने लगता, बहन मुझसे बड़ी ना होकर 1 आधा वर्ष छोटी होती, इतना कि कहने में बड़ा होता, पर होते हम समवयस्क तो कितना अच्छा होता। क्योंकि किसी बहुत गहरे, बहुत छिपे और अप्रकट रूप से वह एक बड़े सत्य की ड्योढ़ी पर खड़ा था कि एक आदमी बनते हैं तो वे अपने को प्यार करने वाली, अपने से छोटी किसी स्त्री के लिए बनते हैं तो उन्हें आस्था रखती है, और आस्था के योग होने की चेष्टा में वे जान लड़ा देते हैं। माताएं होती हैं, अपना स्थान रखती हैं, लेकिन बनाती हुए बहनें या बहनों के बराबर, और कन्याएं जो बहनों के बराबर होने में बहनों से बढ़कर होता। माँ जन्म देती, परवरिश देती, पिता बुद्धि देते, लेकिन व्यक्तित्व अपने ही को सहने की सामर्थ्य और वहाँ से नहीं मिलती। तो देखिए ये वक्तव्य है, ये कथन है कि कैसा है। कभी शेखर बहन से कहना चाहता कि बहन मुझे मूर्ति उतना ही चाहिए, मुझे मूर्ति पूजक चाहिए। बहन मुझे मूर्ति उतना नहीं चाहिए, मुझे मूर्ति पूजक चाहिए। मुझे कोई ऐसा उतना नहीं चाहिए जिसकी ओर मैं देखूं, और मुझे वह चाहिए जो मेरी ओर देखे। यह नहीं कि मुझे आदर्श पुरुष नहीं चाहिए, पर उन्हें मैं स्वयं ही बना सकता हूँ। मुझे चाहिए आदर्श का उपासक, क्योंकि वह मैं नहीं बना सकता। तो अपने लिए ईश्वर रचना मेरे बस में है, लेकिन मेरी ईश्वरता का पुजारी वह नहीं, पर वे विचार उसके मन में स्पष्ट ना करते होते और स्वयं उन्हें ना समझता और जीवन चलता रहता। तो फ्रेंड्स यहाँ से ये महत्वपूर्ण प्रश्न, गूढ़ बातें हैं, तो ये एग्जाम में आ सकता है। तो इसको ध्यान में रखना है। ये पंक्ति और प्रकृति और पुरुष में है, प्रकृति और पुरुष खंड में है। तो ये देखना, ये वक्तव्य प्रकृति और पुरुष में है। तो फिर ये ऐसा भी आ सकता है कि ये लाइन कहाँ पर है, तो प्रकृति और पुरुष में है। और ईश्वर रचना मेरे बस में नहीं है, मतलब ईश्वरत्व की बातें, मूर्ति पूजक और ये मूर्ति, ये सब बातें तीसरे खंड में है। तो ये याद रखना है। जो अधिकार है उसके लिए ईश्वर कहाँ नहीं है, और ईश्वर बिना जीवन की कल्याण उसके लिए कब संभव है। लेकिन ईश्वर का घर जो आकाश है उसके आगे भी बदल आते। शेखर के पिता दौरे पर गए थे। एक दिन वह शेखर ने उनकी डाक पर पते की ठीक करते हुए एक कार्ड पढ़ा और पढ़कर
सन्न रह गया। शेखर के पिता दौड़े गए थे। एक दिन शेखर ने उनकी डाक पर पते ठीक करते हुए एक कार्ड पढ़ा और पढ़कर सन्न रह गए। सरस्वती की शादी की बात थी। तो शादी के बाद रमा अपने पति के घर चली गई और ना जाने कौन कौन से कब के पढ़े किसी किस्से का यह वाक्य है कि एक कठोर निर्णय है। शादी के बाद अपने पति के घर चली गई, बस चली गई, जीवन समाप्त हो गया। हरेक को ऐसी ही जाना है। उस किस्से में यह लिखा था कि बिल्कुल मामूली बात है कि बस चली गई और चली और क्या। शेखर ने डाक पटकी और घर के बाहर चला गया और उन दिनों शेखर के पिता की बदली दक्षिण में हो गया था और पश्चिम घाट्स के पहाड़ी में ही हुए रहते थे। वहीं पहाड़ियों में शेखर का भटका किया। पहाड़ियों में शेखर भटका किया। वहाँ की पहाड़ियों में शेखर भटका। शादी के बाद रमा अपने पति के घर चली गई। देखिए, ये पोस्ट कार्ड में पढ़ा था और वो उनका पति वो शेखर के पिता का बदली हुआ था। और वो कहाँ पर बदली हुआ था, तो तीसरे खंड में। पहले तो पटना के गंगा जी के किनारे हुआ था, क्षेत्र में, गंगा क्षेत्र में। और ये तीसरे खंड में कहाँ हुआ है, डाक पाटकी घर के बाहर चला गया। और उन दिनों शेखर के पिताजी के दक्षिणी भाग में और पश्चिमी घाट के पहाड़ों की ओर हुआ। दक्षिण में हो गया और पश्चिमी घाट के पहाड़ों में। दक्षिण में हुआ, बदली कहाँ हुआ, दक्षिण में हुआ। ये याद रखना है, एनटीए का कोई भरोसा नहीं, तो इसलिए ये पॉइंट तो याद रखना है। वे रहते ही वहाँ पहाड़ियों से शेखर का भटका। शादी के बाद रमा अपने पति के घर चली गई। उस बात को शेखर बार बार मन में फेरने लगा और सोचने लगा, मुझे क्या। इस वाक्य से उसने पेड़ की ओर देखा और पेड़ ने मानो कहा, रमा अपने पति के घर चली गई। शेखर ने एक दूसरे पेड़ की ओर देखा और उसको मानो मुस्कुरा दिया। इसी प्रकार तीसरा पेड़, चौथा पेड़, अधिक। इसे तब एक ने धीरे से कुछ हिचकिचाते हुए कहा, रमा तुम भूले तो नहीं करते। और अब सबने स्वर मिलाकर कहा, सरस्वती अपने पति के घर चली गई। सरस्वती सरस्वती। शेखर आखेट में मृग की तरह इधर उधर कहीं पनाह की खोज में भागने लगा। शाम को हो गई, लेकिन पीछे लगे हुए वह शिकारी ने पीछा नहीं छोड़ा। अंधेरा होने लगा, तब शिकार हो गया। शिकार को लगा दूर तक स्थान दिखता है जहाँ शायद वह छिपा करता, ठीक पता नहीं, शायद वह घर पाकर। शेखर यह प्रश्न नहीं पूछ सका कि किसी से तो पूछना नहीं था, सरस्वती से ही पूछना था। फिर साहस नहीं हुआ। वह भरा हुआ चुपचाप रह गया। उसका नित्य प्रोग्राम था, रात दिन भर कामों में आलोचना करे और वहाँ शेखर चुप रहा। सरस्वती ने भी बात छोड़ दी। तो सोने के समय कुछ ही पहले एकांत पाकर सरस्वती ने उत्सुक स्वर में पूछा कि क्या है शेखर, मैं जानती हूँ तुम्हारे मन में कुछ बात हो। जैसे सर्दियों में नदी में बहाते हुए, वैसे ही शेखर एकदम से कह गया कि तुम यही क्यों नहीं किसी से शादी कर लेती। सरस्वती, यहाँ क्यों, मतलब तुम यहीं क्यों नहीं किसी शादी कर लेती। सरस्वती मुंह पहले लाल हो गया और फिर गंभीर हो गया। फिर ऐसा शेखर के गाल पर एक हल्की चपत लगाकर खिलखिला हंस पड़ी और शिकारी को पता नहीं लगा कि आश्रय मिल गया, यह इनकार हो गया। तो देखिए, इस प्रकार है कि कैसे वो होता है कि उसका वो पोस्ट कार्ड में पढ़ा था कि सरस्वती की शादी होगी, फिर वो उसको रमा का भी शादी हो गया था। तो इस प्रकार सब वो बचपन में सब साथ में रह रहे थे, तो अब वो सब छूटते जाएगा। सब लड़कियां का तो पहले शादी ही था, अब एजुकेशन में सब लगने लगी। पहले तो जितना जल्दी हो सके बड़ी होती थी, शादी हो जाता था। तो फिर ये चुपचाप पढ़ लिया और देख लिया, तब से मुंह फुलाया हुआ था। तो इस प्रकार ये दोनों में बातचीत हुआ है।
और फिर हंसी ठिठोली में एक थप्पड़ भी जड़ दिया गया है सरस्वती के तरफ से, और ये बात बोला गया है, शिकारी को पता नहीं लगा और आश्रय भी मिल गया हल्की सी थप्पड़ पे। पति की खोज में 2000 मील, सब लोग लाहौर पहुँचे, तैयारी की धूप। अब पति की खोज में 2000 मील आगे का पैराग्राफ है। सब लोग लाहौर पहुँचे, तैयारी दौड़ धूप में। शेखर बीमार हो गया और चारपाई पड़े ही सुनने लगा क्या क्या मिठाइयाँ बनी है, कैसी बात है, कैसा दूल्हा है। रमा ने अपने पति के घर चली गई, और नहीं रमा नहीं, सरस्वती सरस्वती। बारातियों को कैसे उल्लू बनाया गया, पकौड़ियों कैसे काम की गई, उस समय कैसी बुद्धिमानी से काम लिया गया। दूल्हा कैसी शानदार तुर्रे वाले लुंगी बांध कर आया। शब्द सुनकर अब दूल्हा कौन सा लुंगी पहन के आया, तुर्रे वाली, ये भी याद रखना है। एनटीए का कोई भरोसा नहीं, तो ऐसे अंदर से प्रश्न आएगा, तो इसलिए हम डिटेल से पढ़ रहे हैं। तो इसमें बीच बीच में क्या क्या आता है, और एनटीए के एग्ज़ाम लेने के पैटर्न को ध्यान में रखकर आप एब्जॉर्व करते जाइए। जैसे हंस दूध लेता रहता है और पानी छोड़ता जाता है, इसीलिए आप ऐसे ही ध्यान लगा कर देखिए। लुंगी बांध कर आया था, पकौड़ियाँ, ये दूल्हे कैसी शानदार लुंगी बांध कर आया था, और ये क्या तुर्री वाले था इधर, कैसे उल्लू बनाया रमा। ये है केवल सुना सरस्वती कहाँ है, कैसी है, ये सब। जिस रात भंवरे पड़ती है, मतलब फेरे को भंवरे उसमें बोला जाता था, तो उस रात शेखर ने कहा मैं चलूँगा। उसे 103 डिग्री बुखार था, और कितना बुखार था, 103 डिग्री बुखार था, ये भी याद रखना है। सबने मना किया, वह नहीं माना। बहन की शादी और मैं भी नहीं देखूंगा वहाँ, उसने कहा। नीचे कितना गहरा अर्थ है कि वह औरों ने नहीं समझा, पर हार उन्हें माननी पड़ी। मंडप के एक कोने में कुर्सी रखकर कमल उठाकर उसे बिठा दिया गया, और मानो झिल्ली में छाई हुई सी आंखों के सामने होते हुए अर्थहीन तमाशे को देखने लगा। शेखर के चच्चा लाल फुलकारी में लपेटी हुई एक पोटली को उठा कर लाए और वेदी के पास आसन पर रख कर हट गए, और दूल्हे के साथ सटाकर वह रखी गई और थी। और शादी, रमा नहीं सरस्वती। शादी के बाद रमा अपने पति के घर चली गई, रमा नहीं सरस्वती। तो इससे वो शेखर ने जाना कि उस पोटली के भीतर सरस्वती है, और थोड़ी देर में दूल्हे के पीछे पीछे वह पोटली ने भी बिना किसी ओर से अपनी पोटलीपन कम होने से आग के चक्कर में काट दिए। शेखर के पीछे एक बड़े से घूंघट ने आह्लाद भरे स्वर में कहा, हो गई। शेखर ने लौटकर देखा, घूंघट मानो आह्लाद से और भी फूला जा रहा था। तो शेखर के भीतर स्वर दुर्भेद निश्चय से कहा कि शादी के बाद रमा अपने पति के साथ चली गई। रमा नहीं सरस्वती समझे सरस्वती। उसने कहा, बस मैं देख चुका, अब आऊँगा। वहाँ से हटा दिया गया। सरस्वती थोड़ी देर बाद उसके पास आई, और उस समय और कोई नहीं था, और शेखर कितना चाहा कि मान करे बोले ना, पर सरस्वती उससे समय पर बिना जल्दी हल्दी के ही पीली नहीं दिखती थी। उससे मान शेखर को तो पता नहीं लगा कि वह कैसे हैं। मानो पैतरा करते हुए उसने कहा, बहन तुम्हारी शादी हो गई। सरस्वती ऐसी प्रिय दृष्टि से उसकी ओर देखा, फिर बोली, तबीयत है, कैसी है तबीयत। शेखर के मुंह फेर कर घुटते गले से निकला, ये सरस्वती। उसके माथे पर हाथ रखा धीरे धीरे। ये देखिए कैसे एक घर का माहौल होता है जब एक साथ रहते हैं, और एक की शादी होने वाली होती है, फिर एक को तो दूसरा परिवार मिलता है, और जिस घर से वो जाएगी वहाँ तो सुना हो जाता है। तो शेखर ने मानो पलकों से हाथ को पकड़ने की चेष्टा करते हुए कहा, मुझे थोड़ी देर बाद तुम चली जाओगी, तभी तुम कुछ नहीं होगा। सरस्वती ने कहा, तुम्हारा हाथ कहाँ है। शेखर अपने
दोनों हाथ से बड़े जोर से उसका हाथ पकड़कर अपनी आंखों से दबा दिया। तब देखिए ये 4 लाइन है। तब धीरे से हाथ छुड़ाकर वह चली गई और उसी रात शेखर को निमोनिया हो गया। पहले बुखार लगी थी तो 103 डिग्री बुखार था और फिर उसको निमोनिया भी हो गया। उसी रात शेखर को निमोनिया हो गया। तो शेखर को कौन सी बीमारी हुई? तो निमोनिया हुआ। ये एग्जाम की दृष्टि से देखिए ये आएगा। कहते हैं शादी के अर्थ ही आनंदित है। अर्थ है आनंदित। महीने भर बाद उस दिन शेखर चारपाई से उठने लायक हुआ और उस दिन सब लोग दक्षिण लौट गए। सब लोग। और शादी के बाद रमा अपने पति के घर चली गई। रमा नहीं, सरस्वती। और सब लौट गए। तो देखिए जो रमा है वही सरस्वती है। तो ये देखिए रमा नहीं बार बार आ रहा है, रमा नहीं सरस्वती। अब सब लौट आए। महीने भर बाद शेखर के दोनों भाई कॉलेज में दाखिला लेने लगे और बाप शेखर, रवि, चंद्र, कमला और जो शादी के बाद अपने पति के घर चली गई वह सरस्वती की याद। जब शेखर के भाई वहाँ थे तब वे तीसरे दिन सरस्वती को पत्र लिखते और सरस्वती के भी पत्र उन्हें आते रहते। उस समय पोस्टकार्ड चलता था, चाहे बैरन लिफाफे, ये सब। शेखर आए उन पत्रों पर चुराकर पढ़ लेता। उसे सरस्वती ने कोई पत्र नहीं लिखा और न कोई पत्र लिख पाया। जब वे कॉलेज चले गए तब शेखर को उस बहन का समाचार पाने का कोई रास्ता न रहा। वह कभी आशा किया करता सरस्वती अब स्वयं उसे पत्र लिखेगी, लेकिन भीतर कहीं उसका अंतरतम जानता था और जैसे वह नहीं लिखता है वो वैसे ही वह भी नहीं लिखेगा। तब वो लिखेगा तब उत्तर दे सकेगी वह। तब एक दिन वह पत्र लिखने बैठा। बड़ी मेहनत से ठीक आकार प्रकार का कागज चुनकर उसने आरंभ किया। पूजनीय बहन, वह सदा से पत्र ऐसे आरंभ करने का अभ्यासी है, लेकिन कागज पर ये 2 शब्द देकर वह अपने से पूछने लगा, यह मैं क्या कर रहा हूँ? किसे लिख रहा हूँ? पूजनीय बहन कौन है? उसे कागज के चित्रे कर डाले। दूसरा लिया कलम, स्याही भरकर सोचने लगा। कुछ सूझा नहीं। वह कलम को यूं घसीटने लगा। देखा कि वह सूख गई और फिर भरी हुई फिर सूख गई। एकाएक कलम भरकर उसने लिख डाला, सरस, लेकिन यह तो मैं अपने अंतरतम में ही कहकर कांप उठता। वैसे इस अश्लील ढंग से कागज पर रखूंगा और भेजूंगा उस पति के घर जिसके पास वह चली गई। तो देखिए वो उसका वो पत्र आता था, लेकिन शेखर के बारे में कुछ नहीं आता था और वो देखता था कि मेरे बारे में तो कुछ याद भी नहीं की। तो फिर ये खुद ही एक दिन लिखने लगे थे पत्र। तो एक फाड़ा, फिर दूसरा, एक पेपर मतलब गड़बड़ हो गया था तो फिर दूसरा पेपर लिया और फिर उन्होंने ऐसी बात लिखी, तुम तो पति के घर चली गई, लिख डाला, सरस, चली गई। शेखर ने यह भी पत्र फाड़ डाला। तब उसे पता लगा कि शादी के बाद रमा अपने पति के घर चली गई। क्या अभिप्राय है? उसने माँ के पास जाकर पूछा। मुझे कोई चिट्ठी नहीं भेजनी है, अपनी चिट्ठी भेज दीजिए। माँ ने यूं ही कहा कि क्यों? बहन को चिट्ठी लिखने में हर्ज होता है? शेखर कमरे के कोने में बैठकर रोने लगा। शेखर को जाने क्या हो गया, वह रोता नहीं, अकारण रोने लगा। कभी रोटी खाते खाते छोड़कर उठ जाता और कमरे में जाकर रोने लगा। कभी रोटी खाता। इस प्रकार देखिए कैसे घर से 4-5 भाई, उस समय तो 5-6 भाई बहन तो होते ही थे, तो कैसे सूनापन होता है और घर में जो रह जाते हैं बच्चे, उसके छोटे भाई बहन पे क्या बीतती है। तो मेरी भी गला रुंध गई, क्योंकि मेरी भी शादी हुई थी, मेरा भाई ऐसे ही रोता था। तो हो रहा था, भाई याद आते माँ पूछती, सरस्वती के पास जाना है क्या? तो उसे लगता कि वह सरस्वती की देखने लगा और रविदत्त कहता कि हमें क्यों पीट देते हैं। सब कोई तो उसे लगता वह इसलिए
वह बहुत अन्याय होता। तो एक दिन उसने रवि ठाकुर को की एक कहानी का अनुवाद पढ़ा छुट्टी, जिसमें लिखा था कि मानवीय संसार में 14 वर्ष के लड़के से बढ़कर बला दूसरी नहीं। अब देखिए, फिर मन को वैसे ही तो मतलब वो रहते थे शेखर अपने बालपन में। फिर दिन बीतती है तो फिर जो दुख होती है वो भी धीरे धीरे ख़त्म होता है, नई चीज़ों से मिलते हैं। तो इसी प्रकार ये शेखर भी एक दिन मानवीय संसार में, तो एक दिन रवि ठाकुर जी की एक कहानी का अनुवाद पढ़ा। तो किनकी अनुवाद पढ़ा है? रवि ठाकुर जी का। तो मानवीय संसार में 14 वर्ष के लड़के से बढ़कर बला दूसरी नहीं है। उसमें ना सौंदर्य है ना उपयोगिता। उसे छोटी बालक की भांति दुलाया नहीं जा सकता, ना उसके संग किसी विशेष चाह होती। अगर वह बच्चे के बाल को तोतले ढंग से बात करे तो उसे दुधमुहा कहा जाता, और अगर बड़ों की सी पक्की बात कहें तो उद्धत समझा जाता। मतलब यह है कि उसका बोलना ही प्रगल्भता है, और सहसा कपड़े लत्तों से माप का ख्याल ना करके इस भद्दे ढंग से बढ़ते जान लोगों की एक दृष्टि में बेहुदा दिखता, और बचपन का लालित और कंठ की मधुरता चली जाने के लिए लोग मन ही मन उसे अपराधी समझते। तो क्या सही है कि कैसे जैसे इंसान बड़ा होता है बचपन से, और कैसे मतलब ए टू जेड मतलब सब उन्होंने लिख दिया है कि कैसे कैसे बीतता है बचपना। 13-14 साल, जैसे कि 11 वर्ष के बाद ही शरीर में परिवर्तन आता है, उसके विचारों भावों में सभी में परिवर्तन आता है, और आवाज़ में रहन सहन में सभी में विचारों में होता है। तो पहले तो बचपन रहता है तो कुछ भी करता है चलता है, लेकिन इस टीन एज में 13 से 18-20 तक ऐसे ही होता है। सब अचंभित होके ही देखा जाता, करे वो उसका तो ऐसा हो रहा है, तो सब उन्होंने लिख दिया है। क्षमा प्रार्थी सा बना रहता, किंतु इस उम्र में ही मन में स्नेह और सम्मान के लिए उसके हृदय में अत्यधिक व्याकुलता रहती, और बच्चे के मन में इसी उम्र में ये सम्मान और ये इसकी व्याकुलता रहती है। हृदय में सम्मान और स्नेह और सम्मान के लिए हृदय में व्याकुलता रहती है। तो उसे पढ़कर उसने देखा उसके रोने का ही नहीं, यही कारण है कि वह रोने का ही कारण कि एक दिन उसने सुना कि कॉलेज के जीवन में बड़ा सुख है और स्वच्छंदता। उसे ध्यान हुआ कि उसके भाई मजे में कोई बिल्कुल स्वच्छंद होंगे, और इसी बात से रोने लगा। लेकिन जहाँ वह निश्चय नहीं कर पाया कि रोते क्यों, उसकी यही भावना धीरे धीरे बढ़ने लगी। संसार में अन्याय ही नहीं अन्याय है, यह अन्याय विशेष उस पर किया जाने के लिए मानो संसार का पहिया उसी को धुरा बनाकर उसके आसपास घूम रहा है। जो कुछ है केवल इसलिए कि शेखर और उसके साथ साथ उसकी असहिष्णुता बढ़ने लगी। वह चलने लगा उस अन्याय के विरुद्ध। एक दिन अकारण ही उसने देखा जब अब वह नहीं सह सकता, उसके मन भाव में इतने बड़े संसार में मेरे लिए जगह नहीं है जो मैं यहाँ रहकर अन्याय सहूं। और वह एक ओवरकोट, एक बिस्कुट की पैकेट और डबल रोटी लेकर घर से निकला। तो अब देखिए शेखर मन भर गया था। भाई बहन जब बिछड़ जाते हैं फिर क्या स्थिति होती है, और बच्चे वो बड़े होते हैं और फिर वो युवावस्था मतलब बीच का रहता है, टीन एज 13 से ये 13-18 के आसपास के, तो उस समय की अवस्था है। तो क्या क्या घर से लेकर निकले थे? एक ओवरकोट था और एक बिस्किट पैकेट था और डबल रोटी लेकर चले। तो ये इम्पॉर्टेंट है।
कहाँ से, तो उसने स्वयं नहीं जाना। उसे इतना ही मालूम हुआ कि कहीं नहीं जाना चाहता है और कहीं से उस जिसे सदा के लिए पीछा छोड़ आया। एक दिन भर चलकर वह थक कर सो गया और दूसरे दिन वह जलप्रपात के नीचे पहुंचा और दिन भर उसी को देखा। तो लेकिन सौंदर्य खाया नहीं जा सकता और डबल रोटी खत्म हो गई। अब जैसे कि वो एक तालाब नदी के किनारे वो देख रहे थे, जलाशय में जलप्रपात के नीचे पहुंचकर दिन भर उसी को देखा करते। तो इसीलिए कहा गया कि सौंदर्य को खाया तो नहीं जाता, देखने से थोड़ी पेट भरता है। तो जो डबल रोटी ले गए थे खत्म हो गया। शेखर जलप्रपात को देखा किया और पहले वह उसके प्रति आदर था, आकर्षण था और उसमें एक स्वरता परिवर्तनहीनता, इसलिए अक्षमता दिखने लगी। और फिर शेखर को हुई एक गलानी, एक क्षोभ और वह लौट पड़ा। एक रात कहीं राह में काटकर दूसरे दिन सवेरे घर पहुंच गया और उसने घर के जीवन को स्वीकार नहीं किया, लेकिन उसके प्रति एक नए आदर और विश्वास का भाव उसके मन में हुआ। उसके पिता ने उसके भागने और उससे चुपचाप स्वीकार किया। उससे पूछा नहीं कि कहाँ गया था, क्यों गया था। तो अपनी ही अशांत चित्ता और अस्थिरता शेखर के लिए असहाय होने लगी। उसे लगने लगा कि ये लाइन है। उसे लगने लगा लेकिन क्या चाहता है वह नहीं जान पाया। इसी को जानने के लिए वह अनेक प्रकार की चेष्टा करने लगा और अनेक रास्तों को एक साथ भटकने लगा। दूर से देखा जाए तो मानवता का सारा विकास कम से कम अभी तक यही है। मानवता कुछ चाहती है लेकिन जानती नहीं कि क्या, और उसे जानने की खोज में अनेक रास्तों पर एक साथ भटक रही है। मानो सारी मानवता अपने जीवन के प्रगति में दीर्घ व्यय संधि खड़ी है। तो व्यय संधि का शेखर एक जीवनी में ही बार बार प्रयोग हुआ है। तो अपने उलझ रही है और उसकी यौवन उसके कृतित्व के दिन आती है और उस विशाल एक छोटा सा प्रतिरूप समुद्र का अविरल मर्म अपने भीतर छिपाए छोटी सी सीपी शेखर के अपने उलझ रहा था और अपने को पाना चाह रहा था। उसे लगता था शरीर में कोई परिवर्तन हो रहा है, उसे लगता बीमार है, उसे लगता बहुत शक्ति और स्फूर्ति आ गई, उसे लगता कि जीवन की एक नई किस्त मिलने वाला है। वह अपने कई मद से उन्माद कस्तूरी मृग की तरह, प्लेग से आक्रांत चूहे की तरह, वह अपनी दुम का पीछा करते हुए कुत्ते की तरह अपने आसपास चक्कर काट कर रहता। तो देखिए कि यहाँ पर क्या उदाहरण है। तो ये पैराग्राफ देख लीजिए। जब रात खूब घनी हो रही, अब इसमें किसके उदाहरण है कि प्लेग की तरह उसके में बहुत सी शक्ति स्फूर्ति आ गई। उसे लगता कि जीवन की एक नई किस्त मिलने लगी। वह अपने ही मद में उन्मत्त कस्तूरी मृग की तरह, एक ये आया, किसकी आई है और की तरह प्लेग की तरह, उसमें स्फूर्ति किस तरह आ रहा था, प्लेग चूहे की तरह और अपनी दुम का पीछा करता और कुत्ते की तरह अपने आसपास के चक्कर काट कर। तो ये देखिए कहाँ से पॉइंट आ रहे हैं और एनटीए पूछेगा। जब रात खूब पानी घनी हो जाती तब शेखर उठता, दबे पांव बैठकर जाकर ग्रामोफोन उठाकर। अब देखिए पूछेगा क्वेश्चन, तो ये तो उसकी गलती थोड़ी है क्योंकि पाठ्यक्रम में है तो पूछेगा ही, क्योंकि सबका तो पढ़ा हुआ रहता है। जैसे हम ही अभी पढ़ रहे हैं तो अपने को नौकरी लगेगी तो अपन तो बताएंगे ना आगे हम बच्चे को, क्यों पढ़ा हुआ जिसको रहेगा वो तो कहीं से भी पूछेगा। और अपनी गलती है कि हम वो पूरा टेक्स्ट पढ़ के नहीं जाते हैं, तो पूछता है तो हमें हार्ड लगता है। बार बजे किसी अंग्रेजी संगीतकार वायलिन रिकॉर्ड, जिसका नाम देखने से उसे कभी ध्यान नहीं हुआ, जिसकी तर्ज असंख्य बार सुनकर भी याद नहीं है, लेकिन उसके आरंभ में तब एक भरे मन स्वर के बाद एकाएक तीखी पुकार सी होती। तब शेखर को लगता कि उसके इस अकस्मात
बलिष्ठ तोप तीखेपन के नीचे झिल्ली सी चीर दी। तब रेशम के कपड़े के लिए की तरह तितली के तरह किसी पारकीय बंधन से बाहर निकाल दिया और उसी रिकॉर्ड की कभी कभी उस उतने अंश को बार बार बजाता जाता और ये बहुत धीमी देती और ये है, ओ संगीत तू कहाँ की किसकी पुकार है। तो ये देखिए, पता नहीं पुरानी नहीं होती। शेखर उस तल पर भी भूमि पर नहीं उतरता। वह बत्ती बहुत धीमी कर देता और कभी रोने लगता। उसके स्वप्न भक्त, ओ तू संगीत तू कहाँ की किसकी पुकार है, कहाँ जाने की प्रेरणा मुझे देता है। मैं जो बुद्ध हूँ, किस मुक्ति का वचन, किस आबाद का दिया वचन मुझे जो सुनाता है। यह तब वह एकाएक रिकॉर्ड बंद करके कविता लिखने लगता, लेकिन वह समाप्त होते ही उसे लगता कि उसका शरीर फिर जाग उठा है और वह झिल्ली के भीतर बंध गया और अपने शरीर की मांग वह नहीं समझता, लेकिन उसे लगता कि वह कुछ अनुचित है, निषिद्ध है, ये सब है। उसे दबा डाले, कुचल डाले, धूल में ऐसा मिला डाले सब, चाहे शरीर के उस क्यों न नष्ट हो। वह मन उस पर हटाना चाहता था। तो इस प्रकार है, देखिए। ये पढ़कर उसका शरीर तन उतना ही उसकी बाहें कांपने लगती और उसका सिर घूम उठता। तो ये है beneath the yellowing throat the breast। ये है, उस दिन उसे लगा कि एक भीतर एकाएक बल इतना असहाय स्रोत उमड़ आया और रोमांचक हो आया। विवश जानता है लेडी नॉर्टन एक कविता पढ़ने लगा, आई डोंट लव दी। उसे लगा कि वह कुछ शांति पा रहा है। कुछ ऐसे कविताएं भी उन्हें पढ़कर उन्हें समझने पर उसे शांति मिलती, यद्यपि बहुधा एक व्यथित और अस्थिर सी शांति हो जाती। रोजेटी की ब्लेस्ड डोमेजल ये पंक्तियां हैं, लिंक ए बेन पर वन एंड म्यूट लाइक ए फ्लैम, so let it pass on losing across her layout on ये है इंग्लिश के हैं शब्द। ऐसे तो आता नहीं है, लेकिन कोई ठिकाना नहीं है, एक एक नज़र डाल लेना। वे यहाँ प्रेमी अपनी अत्यंता प्रेयसी के केसों का स्पर्श अनुभव करता और एकाएक जानता, नथिंग द ऑटोमन फुल ऑफ द लव्स। और स्वर्ण की कुछ कविताएं जिन्हें पढ़ते ही वह सहसा जोर से पढ़ने लगता। उसके शब्दों में ही ऐसी बाध्य करने वाली लय थी और वहाँ कालिदास का अजविलाप जो उसे अब याद आया। सरस्वती भी कई बार गाया करती थी। स्त्रियाँ आदि जीवितापः हृदय किं निहिता न हन्ति मम। स्त्रियं यदि जीवितपः हृदय किं निहिता, ये संस्कृत के शब्द दे भी सकता है एग्जाम में। स्त्रियं जीवितापः कहाँ पर है, तो ये शेखर एक जीवनी में है, मानो तीसरे खंड में। मानो एकाएक उसका सारा व्यक्तित्व मृत्यु मांग उठता है और दोहराता है। इस प्रकार शेखर अपने की प्रवाह में बहा जा रहा है, लेकिन बीच बीच में ऐसे छीन पड़ते। तो
तो फ्रेंड इस प्रकार है कि किस प्रकार ये बचपन में टीन एज में जब उम्र बढ़ता है तो किस प्रकार की मनोदशा होती है बच्चों की, तो वो सब बताया गया है कि शेखर के जीवन में क्या हो रहा था। परिचित उठता है और सब क्षण में एक क्षण चित्र रोजेटी भी अपने एक कविता में खींचता है आकस्मिक आलोक, तब वह अत्यधिक प्रकटता से ही उसे दुख होता। और एक दिन रोजेटी पढ़ते पढ़ते उसने किताब बंद कर दी और आंखें भी बंद करके गुनगुनाने लगा। तो ये पोएम फिर से है। तभी वैसे सच ए स्मॉल लैम्प इलम्पमेंट्स ऑन दिस हाईवे, सो ये पढ़ना। तभी वैसे एक क्षण प्राप्त हुआ, फिर उसके भीतर किसी ने कहा, शेखर यू आर इन लव, शेखर तुम प्रेम करते हो। और फिर समूचे शरीर ने तनकर कहा, हाँ मैं प्रेम करता हूँ, लेकिन किससे। कुछ ही दिन बाद उसने कही एक कविता पढ़ी, ए लॉर्ड देयर इज एंड आई एम दैट पुअर ग्रूम दैट्स प्लेन इन लव एंड नॉट विथ होम। तो उसे क्रोध आ गया और कि वह जो अभूतपूर्व दशा थी वह क्यों और किसी को भी हो चुकी है। तो तब शेखर ने कहा, नहीं मैं नहीं करूँगा। और क्योंकि कविता उसे हर समय उसकी याद दिलाती और इसलिए उसने कविता पढ़ना भी छोड़ दिया। तब उसने गहन से गहन विषयों की पुस्तकें निकालकर पढ़ना शुरू की। सबसे पहले नीत्शे का थूज स्पीक ज़रथस्टार, फिर डार्विन का विकासवादी। कौन कौन से बुक पढ़ने शुरू किए, तो ये नीत्शे का बुक थूज स्पीक ज़रथस्टार, ये। फिर डार्विन का विकासवाद संबंधी किताबों से शंकर विवेकानंद और रामकृष्ण परमहंस जीवनी और डॉक्टर की किताबें, होम्योपैथिक, मानसिक रोग संबंधी साहित्य, शरीर विज्ञान, प्राणायाम, योगिक क्रियाएं और खाद्य विज्ञान पुस्तक कोई कैसी भी हो, जरूर केवल वह था कि वह ऐसे ही पढ़ने में रुचि ना हो, मन को ठोक पीट कर पढ़ी जा। और वह अपने ही पर वे सारे प्रयोग करने लगे और जो उसे इन विभिन्न पुस्तकों से मिले वह उसे अपनी दिनचर्या के बड़े कठिन नियंत्रण को में बांधा। और 5 बजे उठना, ठंड पानी से नहाकर ये सब करने लगे शेखर। तो फ्रेंड्स अभी तो क्लासेज ज़्यादा टाइम हो गया, तो फिर और आगे के क्लास में देखेंगे, बहुत है। अब शेखर का खुद का जीवन अब प्रारंभ हो रहा है कि कैसे वो किस प्रकार से उनका अपना जीवन हो रहा है भटकते भटकते। तो अब पहले हम ये उपन्यास नहीं पढ़ रहे थे, तो हम एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे थे, तो यही सभी टीचरों के से सुनते थे कि एक बुरे संगति में पड़ जाने पर फिर सुधार की कहानी है। तो बुरे संगति में तो अभी तक तो कुछ ऐसा नहीं आया, ये तो बचपन की कहानी है। तो ये अपन पढ़ा तब हमने जाना कि क्या है मेल। और वो ऊपर का ही उषा और ईश्वर यही पढ़ के जाते थे और कुछ पॉइंट पढ़ के जाते थे। तो ये तीसरा भाग और बहुत बड़ा है शेखर के बारे में। तो कमेंट कीजिए कि पढ़ना है। और पुरुष और परिस्थिति चौथा चतुर्थ खंड है। इतना पढ़ने के बाद एक क्लास में देखेंगे निपटाने का। जैसे मुख्य पॉइंट नहीं आएगा तो फिर लेकिन पढ़ना ही पड़ रहा है, कम बीच बीच में आ ही जा रहा है। तो जैसा आप कमेंट कीजिएगा फिर मैं वैसा करूँगी। तो ये यहाँ तक फिर है, एक भाग और होगा और फिर चौथा खंड आगे है, तभी फिर चौथा खंड पढ़ाना होगा, तो फिर 1-2 क्लास और लगेगी। तो ऐसा है। तो फ्रेंड्स लाइक एवं सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए कि और डिटेल से पढ़ना है कि मेन पॉइंट में निकालूं। तो आप कमेंट कीजिएगा तो फिर मैं वैसा करूँगी। थैंक यू।